हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और लास्ट वीडियो में हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से 55 टू 59। ये इतने क्वेश्चन हैं हमारे पास लॉन्ग के। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 55। तीन पार्ट हैं इसके। फर्स्ट पार्ट में बोला है व्हाट आर कैथोड रेज, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ चार्ज ऑन कैथोड रेज। मतलब कैथोड रेज क्या होती हैं और उनमें किस तरीके का चार्ज प्रेजेंट होता है, क्या नेचर होता है उस चार्ज का। नेचर मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। सो कैथोड रेज जो होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं जो कैथोड से आते हैं उनसे बनती हैं। ठीक है, द स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कमिंग आउट फ्रॉम कैथोड आर कॉल्ड कैथोड रेज। और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बने तो क्या नेचर होगा इसका, कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। जब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की वो स्ट्रीम है तो ऑफकोर्स उसका नेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा। So, the stream of negatively charged particles coming out from cathode are called cathode rays, and cathode rays are negatively charged. Next, explain how cathode rays are formed from the gas taken in discharge tube. तो मतलब ये कैथोड रेज बनती कैसे हैं। सो जब हम वेरी हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं थ्रू अ गैस एट वेरी लो प्रेशर टेकन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। बहुत सारे फैक्टर्स आ गए इसमें इन दो लाइनों में। क्या क्या हमने लिया, इलेक्ट्रिसिटी ली हाई वोल्टेज की, उसको पास किया एक गैस से, वो गैस रखी है लो प्रेशर में और एक डिस्चार्ज ट्यूब में। डिस्चार्ज ट्यूब मतलब जो चार्ज ट्यूब नहीं है, ठीक है, डिस्चार्ज है उस ट्यूब में। अब ये सब जो हमने प्रोसेस किया और जब हमने इससे हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो स्ट्रीम ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स आर गिवन आउट बाय द कैथोड। तो कैथोड क्या करेगा, वो छोटे छोटे पार्टिकल की स्ट्रीम बाहर छोड़ेगा और ये जो स्ट्रीम होगी पार्टिकल्स की वो होगी कैथोड रेज। ठीक है। एंड थर्ड पार्ट, व्हाट कंक्लूजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट ऑल गैसेस फॉर्म कैथोड रेज। सारी गैसेस कैथोड रेज बनाती हैं। इससे क्या कंक्लूड हुआ, ये कंक्लूड हुआ कि ऑल द एटम्स कंटेन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जितने भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो उनमें एक नेगेटिवली सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जितने भी एटम्स होते हैं उनमें एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और उसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, ये हमने कंक्लूड किया था कैथोड रेज वाले एक्सपेरिमेंट से। नेक्स्ट 56th क्वेश्चन, डिस्क्राइब थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। विच सब एटॉमिक पार्टिकल वॉज नॉट प्रेजेंट इन थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम। एंड बी पार्ट है द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 18, it contains 7 electrons, what is the number of protons and neutrons in it, what is its atomic number। ओके, सबसे पहले थॉमसन का मॉडल देखते हैं। तो थॉमसन का मॉडल क्या था, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स embedded in it। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन एन एटम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये बताया था थॉमसन ने। ठीक है, एक रफ डायग्राम अगर हम देखें तो थॉमसन के हिसाब से ये एक स्फीयर था पॉजिटिव चार्ज का जिसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से एम्बेडेड थे। ठीक है, ये पीछे जो पूरा ये स्फीयर है ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये जो ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नेगेटिवली चार्ज हैं। और इनका जो मैग्नीट्यूड होता था, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उस एटम में है उतना ही नेगेटिव चार्ज उस एटम में होता था। ये थी थॉमसन की थ्योरी। एंड जो सब एटॉमिक पार्टिकल उस वक्त प्रेजेंट नहीं था वो था न्यूट्रॉन, क्योंकि वो उस वक्त तक डिस्कवर नहीं किया गया था। सो न्यूट्रॉन वॉज नॉट प्रेजेंट इन द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। नेक्स्ट हमें बोला गया था मास नंबर 18 है और एटॉमिक नंबर 7 है। सो अगर मास नंबर 18 है और एटॉमिक नंबर 7 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मास नंबर 18 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7 है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं एक एटम में। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 7 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 7 होंगे। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, ये रिलेशन आपको याद रखेंगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होता है वो जब तब निकलता है जब हम उसके मास नंबर में से उसका एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस करते हैं। दोनों में से कुछ भी माइनस कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 18 - 7, क्योंकि प्रोटॉन्स कितने हैं 7। सो 18 - 7 11 न्यूट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट है। और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। सो एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू 7। 57th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। स्टेट वन ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। और उसके बाद द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 23 and it contains 11 electrons. What is the number of protons and neutrons in it? What is the atomic number of the element?
तो रदरफोर्ड का पहले मॉडल देखते हैं। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम क्या बोलता है, ठीक है, इसका मॉडल थॉमसन से कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा है। सो एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज डेंस एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस कंटेनिंग ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब एक एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज डेंस और बहुत ही स्मॉल, डेंस मतलब बहुत ही भरा हुआ हार्ड, एंड बहुत ही छोटा न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और ऑलमोस्ट जितना भी मास होता है एक एटम का वो उसके न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है। ये बताया था उन्होंने अपने फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है, कि एक एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जो बहुत छोटा है, बहुत डेंस है, और उसके अंदर सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। और ये जो शेल है ये ऑलमोस्ट इंटायर मास कवर करता है एटम का, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं ऑफ कोर्स। बी पार्ट, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ये जो न्यूक्लियस है ये सराउंडेड रहता है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से। द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग एट वेरी हाई स्पीड राउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड रहता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये बहुत ही हाई स्पीड पे न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। जस्ट लाइक द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। थर्ड, अब ये रिवॉल्व क्यों कर रहे हैं? देखो, जैसे हमने सोलर सिस्टम में देखा है वहाँ पे सेंट्रीपिटल और ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, यहाँ पे होती है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कीप द एटम टुगेदर। इस फोर्स की वजह से, इस पुल, इस अट्रैक्शन की वजह से एक एटम जो है वो बंद रहता है। ठीक है, अगर ये अट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस कहीं और चला जाएगा, एटम्स कहीं और उड़ जाएंगे, है ना। सो एक एटम कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा। सो ये चीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है जो एटम को एक साथ रखती है। एंड फिर उन्होंने एक सिंपल से पॉइंट बोले थे, एक तो कि एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है उतना ही नेगेटिव चार्ज उस न्यूक्लियस के बाहर है। और जो एटम की मोस्टली स्पेस होती है वो एम्प्टी होती है। मतलब देखो, एटम का स्ट्रक्चर हमने रदरफोर्ड के हिसाब से क्या देखा रफली, ये एक एटम है, उसके बीच में न्यूक्लियस है और फिर यहाँ पे शेल्स हैं। तो ये जो मैंने रेड रेड लाइनें बनाई हैं इनके बीच में जितना भी एरिया है ये सब तो खाली है ना। ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया ब्लू से, ये सारा एरिया तो खाली है। सो ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। मतलब जो एटम होता है वो मोस्टली एम्प्टी होता है। फिर मेजर ड्रॉबैक क्या था रदरफोर्ड का, दैट इट इज़ कि इनका जो मॉडल है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि भाई अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन जो है, नॉर्मल हम एग्जांपल लेते हैं, अगर आप किसी चेयर के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हो, मान लो आप एक चेयर है और आप उस चेयर के अराउंड ऐसे घूमे जा रहे हो, तो कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि आप अपनी एनर्जी लूज़ करोगे जैसे जैसे आप घूम रहे हो, आप थक जाओगे और फिर अल्टीमेटली क्या होगा, आप जाके चेयर पर बैठ जाओगे जिसके अराउंड आप घूम रहे थे। सेम चीज़ इलेक्ट्रॉन के साथ क्यों नहीं होती? जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है मतलब वो क्या कर रहा है, एनर्जी रेडिएट कर रहा है, मतलब एनर्जी लूज़ कर रहा है। सो कुछ टाइम बाद क्या होना चाहिए, उस एटम को कोलैप्स कर जाना चाहिए न्यूक्लियस में, बट ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करी थी। ये चीज़ आगे नील बोर ने एक्सप्लेन करी थी ऐसा क्यों हुआ था। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्यों नहीं होता। सिंपल इसका अगर हम वन वर्ड में बोले तो वो होता है कि ड्यू टू एनर्जी लेवल्स और शेल्स, जो नील बोर ने बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट इसका बी पार्ट है। बी पार्ट हम दोबारा देख लेते हैं क्या था। मास नंबर गिवन है हमें 23 और इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताने हैं, न्यूट्रॉन्स बताने हैं और एटॉमिक नंबर, वही चीज़ पूछी है। सो मास नंबर अगर 23 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 11 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 11। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर दो, 23 माइनस 11 12। एंड एटॉमिक नंबर कितना होगा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं दैट इज़ 11। 58th क्वेश्चन, डिस्क्राइब बोर मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, एंड हाउ डिड नील बोर एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। मतलब हमें नील बोर का मॉडल बताना है और फिर ये बताना है उसने रदरफोर्ड के मॉडल को कैसे सही किया, मतलब उसने स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन किया। सो बोर का मॉडल इज़ समवट सिमिलर टू रदरफोर्ड, बट चेंज आ जाता है जहाँ पे वो शेल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इनका ये कहता है कि एन एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स, नेमली इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इन स्मॉल न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एटम। मतलब जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो एक स्मॉल न्यूक्लियस में लोकेटेड हैं एटम के सेंटर में। ओके, फिर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स।
इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व तो करते हैं, इतना तो रदरफोर्ड ने भी बता दिया था, बट इन्होंने क्या ऐड किया, इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स, कुछ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स में ये रोटेट करते हैं, और यहीं पे रोटेट होने की वजह से वो एटम्स अपने जो एनर्जी है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी एटम नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करता। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर एनी गिवन शेल इज फिक्स्ड विच कैन नॉट बी एक्सीडेड, मतलब जैसे फर्स्ट शेल होता है के शेल, फिर एल शेल, एम शेल, तो इनमें फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। जैसे के शेल है, फर्स्ट शेल के शेल, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। सिमिलरली एल शेल में 8 ही आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ऐसे ही फिर 1832 फार्मूला आपको याद होना चाहिए, 2n² होता है, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ शेल, कौन से शेल नंबर की हम बात कर रहे हैं, ओके। फिर ईच सेल हैज़ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो भी शेल होता है उसकी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। और इसका 6th पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, कि देयर इज़ नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज लॉन्ग एज दे कीप रिवॉल्विंग इन द सेम एनर्जी लेवल, मतलब जब तक वो इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी लेवल में रोटेट रिवॉल्व कर रहा है तब तक वो अपनी एनर्जी लूज़ नहीं करेगा, ओके। तो यही हमसे पूछा था कि हाउ डिड इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, तो उसके हमारे पास लास्ट के जो पॉइंट्स हैं कि उसने क्या बताया था, दैट नील बोर एक्सप्लेन्ड दैट एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन्स कीप रिवॉल्विंग इन द सेम एनर्जी लेवल देयर विल बी नो चेंज इन एनर्जी, जो ये लास्ट पॉइंट है। एंड अगर कोई चेंज नहीं आ रहा तो मतलब वो अपनी एनर्जी लूज़ ही नहीं कर रहा, सो द एटम इज़ स्टेबल। आई होप आपको ये क्वेश्चन, ये 58th क्वेश्चन समझ आया होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि नील बोर ने कैसे एक्सप्लेन करी थी स्टेबिलिटी। नेक्स्ट आता है एन एलिमेंट हैज़ एन एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23, ओके, सेम क्वेश्चन है। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बतानी है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी है, और न्यूक्लियर कंपोजिशन। एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो आप समझ गए, न्यूक्लियस कंपोजिशन क्या होती है, जो न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसमें प्रेजेंट है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर गिवन है, सो एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर 23 है। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, एटॉमिक नंबर 11 है ना, तो 2, फिर कितने बचे, फर्स्ट शेल में 2 ही आ सकते हैं, तो 11 में से 2 चले गए, 9 बचे। अब 9 में से सेकंड शेल में सिर्फ 8 आ सकते हैं, तो 8 यहाँ लगा दिए, 9 में से 8 गए, 1 बचा, तो 1 यहाँ पे आ गया, तो 2, 8, 1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन क्या होगी, देखो जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, सो 11 तो मतलब 11 प्रोटॉन्स। एंड 12 न्यूट्रॉन्स कैसे निकाले, मास नंबर 23 में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर दिए, सो 12 आ गया, जो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। 59th question, what is meant by atomic number and mass number of an element, explain with the help of an example. Then what is the relation between the atomic number and mass number of an element, B part. And C, if an element M has mass number 24 and atomic number 12, how many neutrons does its atom contain. So A part हमें क्या कह रहा है, atomic number, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। आप कह रहे हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, पर वहाँ पे एक चीज़ ऐड हो जाएगी, इन वन न्यूट्रल एटम। मतलब अगर हम यहाँ पे प्रोटॉन्स की जगह इलेक्ट्रॉन्स लिख रहे हैं तो हमें एटम से पहले न्यूट्रल वर्ड लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लो एटम न्यूट्रल नहीं हुआ तो नंबर ऑफ उसका एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफर करेंगे, ठीक है। सो न्यूट्रल एटम लगाना ज़रूरी है अगर आप इलेक्ट्रॉन्स लिख रहे हो, प्रोटॉन्स लिख रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ प्रोटॉन्स से डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना। देन मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन एटम ऑफ द एलिमेंट। मतलब एक एलिमेंट में टोटल जो सम होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, वो मिलके बनाता है उसका मास नंबर, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल से हमें बताना है। सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन कार्बन एटम इज 6। एक जो कार्बन का एटम होता है उसमें 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, सो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। मास नंबर में रिप्रेजेंट करना हो तो उसका जो मास होता है वो 12 होता है, जो कैसे निकाला हमने, 6 + 6 है, क्योंकि उसमें सेम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो सेम होते हैं, सो 6 + 6 12। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा था व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एलिमेंट। तो क्या रिलेशन होती है कि जो मास नंबर होता है वो होता है सम ऑफ एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
एटॉमिक नंबर में जब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐड कर देते हैं तो वो मास नंबर बनता है। अभी हमने देखा था मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होता है ना, तो हमने बस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जगह एटॉमिक नंबर लिख दिया, तो वही सेम चीज़ बनेगी, ठीक है, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और हमसे रिलेशन पूछा था मास नंबर और एटॉमिक नंबर का, तो हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जगह एटॉमिक नंबर लिख दिया। आई होप अभी ये क्लियर है। एंड लास्ट, if an element m has mass number 24 and atomic number 12, how many neutrons does it have? So यही फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जब RHS से LHS में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। सो मास नंबर है 24, एटॉमिक नंबर है 12, 24 माइनस 12 इज 12। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 12। उस एटम में 12 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। और एटॉमिक नंबर 12 है मतलब कौन सा एलिमेंट है ये, मैग्नीशियम, ठीक है, ये पूछा नहीं था बट याद होना चाहिए कम से कम 20 तक। सो इसी के साथ हमने इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म कर लिए। इसका भी सेकंड पार्ट भी हम करेंगे जहाँ पे दोबारा से वेरी शॉर्ट लॉन्ग होंगे। सो इससे क्या होगा, काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी हर टॉपिक की। अभी हमने छोटे से टॉपिक के ही क्वेश्चन आंसर्स कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वेरी शॉर्ट से स्टार्ट करेंगे दोबारा, दैट विल बी सेकेंड पार्ट।